नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बात करेंगे हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में चुनाव है और न्यूज इंडिया पर लगातार सुबह से महा कवरेज जारी है। तो हिमाचल में मतदान ने रफ्तार पकड़ी हुई है और 1.5 घंटे में करीब 8% मतदान जो है वो हो चुका है। तो हिमाचल में मतदान लगातार हो रहा है। सुबह 8 बजे से लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट जो है वो पड़ रहे हैं और करीब 1.5 घंटे का वक्त जब गुजरा तो उसके बाद जो प्रतिशत निकल कर आया वो ये कि 8% मतदान अभी तक हो चुका है। तो सभी 68 सीटों पर यह मतदान जारी है। पीएम मोदी ने भी हिमाचल के लोगों से अपील की है और नए वोटर्स को शुभकामनाएं दी है। चारुल, बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि हिमाचल में मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है और यहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार रिवाज जो है वो बदलने वाला है, यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। कांग्रेस को पूरा यकीन है कि जो मिथक है हिमाचल में, यानी बीजेपी कांग्रेस, उसके जरिए और छत्तीसगढ़ मॉडल के जरिए वो सत्ता तक पहुंचेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए, अनुभव नया है, लेकिन कई जगह पर आप देखिए कि दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, इसके बाद पूरी तरह से आश्वस्त आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ी राज्य के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड में भी ताल ठोकी थी, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए थे। इस बार पहाड़ी राज्य में क्या रहेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है। 68 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में 35 का बहुमत का आंकड़ा कौन सी पार्टी छुएगी ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हर कोई अपील कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है सभी से कि घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल देखिए निदा, वक्त बढ़ने के साथ ही हिमाचल में अब मतदान की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगी है। 1.5 घंटे में 8% मतदान जो है वो बढ़ चुका है। 68 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बिल्कुल देखना होगा कि आज जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, जिनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद होगी और इसके बाद में जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो फिर उसके बाद हिमाचल किसका ये तय हो जाएगा। यही निवेदन सर, मोबाइल पीछे कर लो, कर ले यार, काम कर ले। आज एक सेकंड सबसे वाइट कर कितनी लगा है, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। ये हिमाचल से जुड़ा हुआ, हिमाचल के भविष्य का चुनाव है। और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर रही है, उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को दबाया, अनसुना किया। जो मंडी के उपचुनाव हुए, लोकसभा के 3 विधानसभा के हुए, चारों खाने ये सरकार चित हुई है। तो ये वो था सेमीफाइनल, अब फाइनल है और इस फाइनल में भी ये चित होंगे। सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जो जो हमने बातें करी है, गारंटीज करी है, उनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा जो बात है जिसको हम पूरा करेंगे। वोटर्स जो वोटर लिस्ट में होते हैं उनके 2 स्थानों पर वोट बने होते हैं। धीरे धीरे कानून भी बन गया है और टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो एक ही स्थान पर वोट रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के वोट जो है 2 स्थानों पर बने हुए हैं। तो इसलिए शहरों में कंपैरेटिवली कम पोलिंग होती है। इस बार देखते हैं जैसा रुझान है उस हिसाब से जो प्रेजेंट वोटर हैं वो तो बड़ी संख्या में निकलेंगे। चलिए, तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर कोई देखिए घर से निकल रहा है और वोट कर रहा है। लेकिन हिमाचल का ताज किसके सर सजेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रेम कुमार धूमल, जो कि पूर्व सीएम है, वो पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तमाम दिग्गज जो हैं वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिताजी हैं, जो कि मतदान केंद्र पर फिलहाल मतदान करते हुए आप जिन्हें देख सकते हैं।
तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार पहाड़ के लोग जो हैं वो निकल रहे हैं सुबह से घरों से बाहर, लंबी लंबी कतारें बूथों के बाहर देखी जा रही हैं। और इस बार क्योंकि न्यूज इंडिया भी लगातार ये आप सबसे अपील कर रहा है कि आप लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके वोट पे वो ताकत है जो सरकार को बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है। लिहाजा घरों से बाहर आप जरूर निकलिए। अगर आप हिमाचल में बदलाव चाहते हैं तो आप घर से बाहर निकलिए और जिस भी सरकार को आप पसंद करते हैं अपनी वोट की ताकत से उसको उसके मुकाम तक पहुंचाइए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए पिछले साल की वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें तो इस बार जहन में पूरे हिमाचल वासियों को ये रखना है कि हमें वो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाना है। लिहाजा आप लोग घरों से बाहर निकले। देखिए ये यहाँ पर जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये अनुराग ठाकुर के पिताश्री हैं। उम्र इनकी देखिए लेकिन जज्बा देखिए वोट डालने का कि ये यहाँ पर पहुंचे हैं। और पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रास्ते बहुत खराब होते हैं, सड़कें कहीं ऊंची कहीं नीची, पहाड़ी इलाका होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर बुजुर्ग हिम्मत कर सकते हैं पोलिंग बूथ तक आने की तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। यानी कि देखिए आप युवा हैं, खासतौर पर जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, उनसे अपील है कि घरों से बाहर आप लोग जरूर निकलिए। जो युवा हैं वो देश का भविष्य है। आने वाले वक्त में देश की राजनीति कैसी होगी युवाओं को तय करना है। और खुद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप सबसे अपील करते नजर आए, खासतौर पर नए युवा वोटर्स को वो शुभकामनाएं देते नजर आए। देखिए हिमाचल के सियासी सुरमा कौन कौन है, ग्राफिक्स के जरिए वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के जनकराज को आप देखिए, भरमौर विधानसभा से ये उम्मीदवार है। इसके अलावा DS ठाकुर जो है बीजेपी के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से। और अब अनुराग ठाकुर की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। पहले पिताश्री ने अपने मत का इस्तेमाल किया और अब बारी है बेटे अनुराग ठाकुर के। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। दरअसल अनुराग ठाकुर का ताल्लुक जो है वो यहीं से है, पहाड़ी राज्य हिमाचल से ही है। और इसके बावजूद इनका एक अलग लगाव है यहाँ पर। चलो जब हम गए थे वहाँ पर तो हमने एक चीज़ इनकी नोटिस की थी कि हम जितने मीडिया भाई बंधु थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, हम लोग इनके सामने गए तो वहाँ पर अच्छी बात यह लगी क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो नेशनल मीडिया होती है ना, तमाम केंद्रीय मंत्री हो या विधायक हो या फिर MLA MP जो भी हो, वो सब लोग तवज्जो ज़्यादातर नेशनल मीडिया को देना चाहते हैं कि हमारी खबर बने, हम हेडलाइंस बने और वो स्टोरी चले। बट मैंने देखा अनुराग ठाकुर के साथ ये था कि वो जितने वहाँ के लोकल पत्रकार थे उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। उसके पीछे वजह ये थी कि नेशनल मीडिया के सामने तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इसी इलाके में यहीं तक सीमित रह जाते हैं। लिहाजा में इनसे बात करनी है, इनको वक्त देना है। वो चीज़ इनकी अपनी बहुत मुझे पसंद आई थी, पर्सनली तौर पर कहूँ कि पत्रकार होता है, उसमें छोटा या बड़ा कोई नहीं देखा जाता। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग पोलिंग स्टेशन की, जहाँ पर हम आपको दिखाने की कैसे इस वक्त हिमाचल विधानसभा की सभी 68 सीटों पर न्यूज इंडिया जो है वो नजर बनाए हुए है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे न्यूज इंडिया के सिपाही जो है वो मौजूद है। हिमाचल के सियासी सुरमा DS ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से। तो साइड में लगातार वो नाम, वो चेहरे, वो शख्सियत भी चल रही है कि आखिर कौन सी पार्टी ने किस पर अपना भरोसा जताया है। विक्रम जरियाल साहब को आप देख लीजिए, ये है भटियात विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के ये कैंडिडेट हैं, बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कौन जीतेगा हिमाचल का रण या फिर किसका होगा हिमाचल, बस इंतजार हमें करना होगा 8 दिसंबर तक का। क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो तिरिकौड़ी है इसलिए क्योंकि 2022 से पहले अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी लगातार दो ही पार्टियों में मुकाबला था और एक के बाद एक हर 5 साल में सरकार बदलती थी। सन 85 के बाद से उसके बाद से एक बार बीजेपी का सीएम होता था तो दूसरी बार में कांग्रेस का सीएम होता था। लेकिन इस बार जो है जो रिवाज हिमाचल की सरजमी पर कायम रहा है कि वो रिवाज हर 5 साल में बदलता था सरकार को, लेकिन उसी रिवाज को अब की बार बदलने की तैयारी में बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और इस बीच देखिए निदा एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो आ गया 4.6% की वोटिंग हो चुकी है हमीरपुर में, वहीं 5.61 सिरमौर में। और इसके बाद कुल्लू की बात करें तो देखिए कुल्लू में 3.74% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। लाहौल स्पीति में 1.5% और ऊना में 4.23% वोटिंग। और किन्नौर की बात करें तो वहां पर 2.50% ये आंकड़ा जो है फिलहाल पहुंचा है। क्योंकि देखिए लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ी इलाका जो अभी पीछे हमने नाम लिया आपको, चाहे हम यहाँ पे कुल्लू की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कुल्लू से पहले ऊना का हमने जिक्र किया, लाहौल स्पीति का हमने जिक्र किया, यहाँ पर कंडीशन ये रहती है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यानी कि अगर 10 मिनट का भी रास्ता है तो सीधा सीधा वो 1 घंटे में उसकी दूरी जो है वो तय हो पाती है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है वहां पर। चारों अपनी गाड़ी अपनी वाहन है, आप जा सकते हैं। बहुत से इलाके ऐसे भी पहाड़ पर जहां पर गाड़ी की भी व्यवस्था नहीं होती है, आपको बहुत निचले इलाके में गाड़ी को पार्क करना पड़ता है, उसके बाद में आपको ऊपरी पहाड़ी हिस्से पर जाना पड़ता है। तो फिलहाल जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन निदा ऐसे में ये भी अहम है कि इन्हीं सड़कों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो विकास की एक बयार बही है। तो कायदे से तो ये समस्याएं जो है, ये सड़कों को लेकर जो समस्याएं, ये तमाम चीजें दूर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मॉडल जो है
स्थानीय कार्य को लेकर अपना जनता के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देख रहे थे जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और आखिरी दिन चुनाव प्रचार में, तो वो धारा 370 और राम मंदिर का भी जिक्र करते हैं। यानी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेशनल मुद्दों का जिक्र भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होता रहा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के रण को फतेह करने में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। अनुराग ठाकुर का दावा है कि 1985 से जो रिवाज चला आ रहा है वो इस बार हिमाचल की जनता बदल देगी। मैं हूं बिल्कुल, चुनाव लड़ा रहा हूं, चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, लड़ा रहा हूं। रिवायत हम तोड़ते आए हैं पहले, हमेशा। पहले गठबंधन में सरकारें बनाते थे, विश्व भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, इस बार रिपीट करेंगे। यहाँ भर्ती भी हुई, अग्निवीर की भर्ती, पहली भर्ती यही हुई है और हजारों नौजवानों ने उसमें भाग लिया है, सैकड़ों उसमें सिलेक्ट भी हुए, स्वीकार किया लोगों ने स्कीम को। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार। तो देखिए, यहाँ पर लगातार वोटिंग का दौर जो है वो चल रहा है, वहीं तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि तीनों पार्टियां ही जीत का दावा कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है निदा कि जो बागी हैं वो हर बार हर राज्य में खेल बिगाड़ देते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो बागी हैं, कई ऐसी सीट हैं, प्रमुख सीटें, जिस तरह आप देख सकती हैं कि बिलासपुर सदर की सीट जहां पर जेपी नड्डा उनका ये गृह सीट तो है, लेकिन यहाँ पर उनके ही अपने जो करीबी हैं यानी सुभाष, वो नड्डा जी के करीबी माने जाते थे लेकिन बागी हो चुके हैं। यानी कई बागी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ पाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनका रोल जो है वो अहम होता जा रहा है। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा जी हैं कांग्रेस से। पवन जी, देखिए, बिसात तो बिछ चुकी है चुनावी, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक बार फिर से हम आएंगे। यानी ये जो रिवाज बन गया है, एक मिथक जो है कि सरकार हर बार बदलेगी, उसे हम इस बार तोड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस कितनी मजबूत है इसे तोड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है उसे तोड़ने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए? तो इनके पूरे शीर्ष नेतृत्व को वहां पे डेरा नहीं डालना पड़ता। आप खुद देखें, प्रधानमंत्री जी की कितनी सभाएं हुई हैं, अमित शाह जी की कितनी सभाएं हुई हैं, राजनाथ सिंह लगे हुए हैं, इनके अनुराग ठाकुर हैं, सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी सब लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं है। काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। आज भी वहां पे काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं लोग। अगर देखेंगे तो नेशनल इश्यूज पे वोट मांग रहे हैं, वहां पे बात कर रहे हैं, धार्मिक भावनाएं भड़का के वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर चुनाव आयोग, दूसरे जो दल है उनके ऊपर तो हाथों हाथ एफआईआर लॉन्च कर देता है, जबकि अमित शाह जी ने बाकायदा धर्म के नाम पे वोट मांगा और उनके ऊपर कोई एक भी चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सब संस्थाएं इनके कब्जे में आ गई हैं। आज ये साम दाम दंड भेद करके सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता पिछले 5 साल में इनको बड़ा सहन किया है, वो अब सहन नहीं करने वाली है इनके कुशासन। पवन जी, एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, आपने सबसे पहले कहा अनुराग ठाकुर जी वहां पर हैं, तो ये जानकारी आपको होगी कि वो उनका गृह राज्य है। और जब बात होती है कि बड़े नेता पहुंच रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी प्रियंका गांधी जी पहुंची थी ना, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, वो नहीं आए। ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की तो कोई गलती नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पर, जेपी नड्डा जी का भी अगर आप कहेंगे तो वो भी उनका गृह राज्य है। तो ऐसे में अगर बड़े नेता आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्यों है कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों लगता है कि बड़े नेता डेरा डाल रहे हैं? अधिकार है ये तो उनका आना, चुनावी राज्य में प्रचार करना तो अधिकार है।
सिंगल करनी है। देखिए दो में यार कहाँ से फ्रेम बना रहे हो? कहाँ से फ्रेम बना रहे हो? इधर आओ ना, चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़े हुए हैं और साथ ही अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। अश्विनी जी, देखिए हमारे साथ पवन जी भी जुड़े हुए हैं और वो लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को नेशनल मुद्दों का जिक्र करना पड़ा। क्योंकि देखिए, गृह मंत्री जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि धारा 370 को हमने हटाया, 3 तलाक को हमने हटाया और यहाँ तक कि राम मंदिर का जिक्र भी करते हैं। तो अश्विनी जी, ऐसी स्थिति क्यों पड़ी जबकि आपके पास तो कामों की फेहरिस्त थी? अटल टनल को लेकर बात की जा सकती थी, बिलासपुर एम्स को लेकर बात की जा सकती थी, वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बात की जाती थी। तो स्थानीय मुद्दों के बजाय नेशनल मुद्दों को क्यों इतना हावी रखा? पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानकर चलती है, तो मुद्दे हमारे लिए राष्ट्रीय हो या स्थानीय हो, हिमाचल भी हिंदुस्तान के अंदर में आता है। मैं अभी अपने कांग्रेस के भाई को सुन रहा था, उनको इस बात की पीड़ा है कि यहाँ पर हमारे सारे लोग आ गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ गए। तो भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेती है। मुद्दे स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, कोई बात नहीं, हमको वहां का विकास करना है, न कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर न तेलंगाना में गए, वहां सीट हार गए, वहां तो निकाय चुनाव में भी क्या इसी बात का जिक्र करेंगे? जब आप निकाय चुनाव में जाएंगे तो भी यही कहेंगे कि धारा 370 हमने हटाई, राम मंदिर हमने बनाया। तो स्थानीय, आपको नहीं लगता कि जगह के हिसाब से मुद्दों का चयन किया जाना चाहिए? देखिए, ये तो अब राष्ट्रीय, हम लोग जिस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी को हमको मीडिया से और हमारे कांग्रेस के साथी से नहीं सीखना है। हम लोगों को जो मुद्दे वहां पर लेके जाने, हम लेके जाएंगे। हमने जोजिला टनल का 60% काम कर दिया, अटल टनल की आप बात कर रही हैं, वो दिख रहा है, वहां वंदे भारत दिख रहा है। वहां के लोगों पर अभी जैसे देखिए, वहां पर एक छोटी सी बात मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी भी गई चुनाव लड़ने, पंजाब से पीछे से लोग कच्चे से पक्का नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ और पंजाब में नहीं हुआ, वो लोग पहुंच गए उनके पीछे। राहुल जी को इतना मौका नहीं है कि जाकर एक चुनाव प्रचार कर सके, उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग गंभीरता से ही ले रहे हैं। मेरा कहने का पवन शर्मा जी, मतलब है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी जी उनसे इस बात का जवाब लेंगे कि आखिर कांग्रेस जो है वो सीरियस क्यों नहीं है, ऐसा आरोप बीजेपी का। पवन जी, देखिए, कोई भी चुनाव है वो सीरियस गंभीरता से ही लड़ा जाता है और कांग्रेस ने भी गंभीरता से इलेक्शन लड़ा है और जीतने के लिए लड़ा है और सरकार बनाएंगे, ये मैं दावा करता हूं। और रही बात ये कि अभी अश्विनी जी ने बताया कि सारी पार्टी, जो हमारी पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हम भी मानते हैं, क्योंकि मिस कॉल मार मार के मिस कॉल वाली पार्टी बनी हुई है आपकी। हमारी जो पार्टी है, सदस्यता आप लोग देते हैं, बाकायदा उनकी डिटेल्स होती हैं, एक सदस्यता हम लोग फेस टू फेस करते हैं, आप लोग तो मिस कॉल मार के सदस्य बना लेते हैं, कोई बात नहीं। रही बात है कि आप नेशनल इश्यू पे लड़िए, लेकिन आपके पास और कोई चेहरा ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विधायक को छोड़ दीजिए, आप एमएलए को छोड़ दीजिए, मेरे नाम पे वोट करिए, आपको जो भी काम करना मेरे से कराइए। अरे आप, जब आपने विधायक का ही आप कुछ सुना नहीं है। ठीक है पवन शर्मा जी, ठीक है। हमारे सहयोगी देखिए रवि सराफ जो है खुद वहां पर हिमाचल की धरती पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वाकई में रवि ऐसा है क्या? कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि मुद्दों की राजनीति ना होकर सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर को बनाने की कोशिश में बीजेपी है। देखिए, अगर मुद्दों की राजनीति नहीं होती और मुद्दे नहीं उठाते तो आज ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरे हिमाचल प्रदेश में चर्चा नहीं होता, जिक्र नहीं होता, और जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है और महंगाई का है। हमने तमाम महिलाओं से बातचीत किया और उनसे जानने की कोशिश की कि महिलाओं के बीच में क्या मुद्दा है, तो सभी महिलाओं का ये कहना है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, हालांकि ये राष्ट्रीय मुद्दा भी है। अब आते बेरोजगारी की तरफ। बेरोजगारी के अगर आंकड़े आप देखें तो लगातार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी के
आंकड़े बढ़े हैं। और सेना भर्ती को लेकर लगातार जो बवाल पूरे देश भर में हुआ अग्निवीर योजना को लेकर, उसकी आंच हमने हिमाचल प्रदेश में भी देखी। यहाँ पर जरूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, पर बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के बीच में अग्निवीर योजना को लेकर है। अब बात करते हैं विकास की। जहां तक 5 वर्षों की बात करें जयराम ठाकुर की सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करें, तो राष्ट्रीय जितने योजना होते हैं उसे केंद्र से धरातल पर लाने की कोशिश जरूर की गई है। हमने देखा NH का निर्माण लगातार यहाँ पर हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा जो क्षेत्रीय राजमार्ग हैं उसमें भी निर्माण कार्य देखने को मिला, पर उतना तेजी नहीं है। और लोगों की तरफ से एक बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है, चाहे शिमला की अगर बात कर लें या शिमला से अगर आप अंदर किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो सड़क की मांग हर गांव में की जा रही है कि सड़क हमें अब तक नहीं मिला है। आज़ादी के इतने वर्ष हो चुके हैं पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और जहां पर सड़क अगर निर्माण हो चुका है तो गड्ढे जहां पर बन गए, गड्ढों की पूर्ति नहीं हुई है। ऐसी समस्या जब न्यूज़ इंडिया पहुंचा था ग्राउंड जीरो पर, तो उसे भी ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और देखिए अश्विनी जी आपसे जवाब लेंगे, लगातार हमारी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरी सहयोगी निदा भी पहुंची थी हिमाचल में, तमाम स्थिति जो थी ग्राउंड जीरो से वो भी समझी और साझा भी की थी अपने दर्शकों से। सड़कों को लेकर देखिए अभी भी समस्या, आपको नहीं लगता कि मेजर इश्यूज जो थे उन पर आपने फोकस कर लिया, लेकिन छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर आपने फोकस किया। मेरी सहयोगी निदा ने एक रिपोर्ट बनाई थी और बताया था कि सेब के जो किसान हैं वो कितने परेशान हैं। हालांकि आपने संकल्प पत्र में उसका जिक्र तो कर दिया है, लेकिन जिक्र पहले भी था, तो फिर इन समस्याओं पर कब ध्यान दिया जाएगा? सड़कों की समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, सेब किसानों की समस्याएं हैं और इसके अलावा कई ऐसी चीजें। खुद आप देखिए कि ओल्ड पेंशन योजना को लेकर बीजेपी का विरोध हो रहा है, पहले भी आपने जिक्र किया था। जनता पार्टी अकेली पार्टी है इस देश में जिसने अपने संकल्प पत्र में जो भी वायदे किए हैं लगभग उसको पूरा करने की कोशिश की है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो चाहे क्षेत्रीय स्तर पर रहा हो। तो इसलिए हम संकल्प पत्र की बात करते हैं कि हम 370 भी रखे थे, राम मंदिर भी रखे थे, 3 तलाक भी उसमें था, हमने पूरा करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश का कोई भी विकास हो हम उसको करने के लिए कटिबद्ध हैं। सड़कों का विकास हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जितना हुआ है उतना पिछली सरकारों में नहीं हुआ था। जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी मैजिक के भरोसे आप खुद भी बताते हैं कि किस तरह उसका इंपैक्ट होगा। और ऐसी हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल स्टेज पर, और ये तस्वीरें आपको सीधी विशाखापट्टनम से दिखाई जा रही है। जी अश्विनी जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अश्विनी जी जिस तरह जो मुद्दे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका आप जिक्र कर सकते थे, लेकिन फिर भी नेशनल मुद्दों पर ही आपका ध्यान केंद्रित रहा? देखिए, 2 बात बार बार यहाँ उठ रही है। एक तो माननीय मोदी जी के चेहरे पर हम बात कर रहे हैं और दूसरा राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो रही है। मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों में प्रदेश का मुद्दा भी समाहित होता है और लोकल मुद्दे जो है हम वहां पूरा करने की माननीय जयराम ठाकुर जी भरपूरी कोशिश कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी का जो दौरा हुआ सड़कों के लिए, टनल के, वहां विश्व की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल हम बना रहे हैं। वहां के लोगों के लिए कितनी सुविधाएं होंगी, अटल टनल से तो हो ही रही है, जोजिला टनल देखिए। और राष्ट्रीय मुद्दों की बात यहाँ पर हो रही है, तो दिल्ली से मेरे सहयोगी पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या लग रहा है आपको कि हिमाचल और गुजरात जब ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो 2024 पर कितना असर डालेंगे? देखिए, हर विधानसभा चुनाव के नतीजे 2024 पर असर डालेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। और इसीलिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, लंबी एक फेरिस्त जो नेताओं की है, उस फेरिस्त को उतारती है। तो कहीं ना कहीं वही फेरिस्त आपको हिमाचल में देखने को मिली। अभी 40 पहले फेज के गुजरात के चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट उतारी जा रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही, चूंकि उसको मालूम है कि जितने राज्य जीतेंगे उतना ही 24 में कम पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पीयूष आप नजर बनाए रखिए और साथ साथ रवि ग्राउंड जीरो पर लगातार वहां से मौजूद है और हमारे साथ पवन शर्मा जी और साथ साथ अश्विनी शाही जी जो कि बीजेपी नेता, तमाम लोग जुड़े हुए थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन न्यूज इंडिया पर लगातार महा कवरेज जो है वो जारी है, पल पल की हर सीट की अपडेट आप तक न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है। बिल्कुल, नमस्कार।